और हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शौकत पराचा साहब, हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज़ आसमा शिराजी ने भी। आसमा, यकीनी तौर पर अगर पिछले 2 दिन की खबरों से जोड़ा जाएगा, इसे रिलेट किया जाएगा, तो आप शायद कनेक्ट भी करेंगे डॉट्स। ऑल्दो हमारे पास रेजिग्नेशन फिल वक्त नहीं है कि उनकी वजह क्या थी, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि उनकी ख़ास तौर पर रिजर्वेशंस थी। तमाम तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस तरह से टेकअप कर रही थी मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी, एंड हैविंग सेड दैट वो अलग भी हो गए थे उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। जी, मेरा ख्याल है कि एक बहुत मौसर वजह जो थी वो ये भी थी कि उनके खिलाफ कुछ अहम शवाहिद के साथ जो है वो एक रेफरेंस भी दाखिल हुआ चाहता था। यानी उनको ये बात मालूम थी कि एक रेफरेंस उनके खिलाफ भी जो है, जो ज़राए बता रहे हैं, तो वो आ रहा था और इसकी पूरी तैयारी थी, इसके पूरे शवाहिद के साथ उसको जो है फाइल किया जाना था। तो एक तो वो उससे पहले उनका ये इस्तीफा आ गया। दूसरी बात जो अहम वजह थी वो ये थी कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला जो था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था, और उसमें जब ये मामला सामने आया था तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने इसको कन्फ्रंट किया था, इस पर तनकीद की थी और ये कहा था कि ये दबाव में लाने के मुतरादिफ है और ये इल्ज़ामात जो हैं वो गलत हैं। लेकिन आपने देखा कि उसके साथ ही कल जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए। उनके इस्तीफे के बाद ज़ाहिर है कोई लॉजिक वैसे भी मौजूद नहीं थी कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो डटे रहते। इसीलिए आज वो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ उसमें वो शामिल भी नहीं हुए और उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब जो कि उनके बाद सीनियर हैं, उनको कहा गया कि वो अब वो आ जाएं और वो आ गए। दूसरी बात ये है जो सबसे अहम है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता रहा कि वो तहरीक इंसाफ के बहुत करीब रहे हैं, वो अता बंदियाल साहब के भी बहुत करीब रहे हैं। और फिर आपने देखा ऑडियो लीक्स का मामला हो या फिर दीगर इल्ज़ामात का, ये काफ़ी संगीन इल्ज़ामात थे। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एक पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो करप्शन चार्जेस थे, पानामा का केस था, उस पर मॉनिटरिंग जज जो थे वो भी एजाजुल एहसन साहब ही थे। तो इस वजह से भी उनको तब्दीली प्रोजेक्ट के अंदर भी एक अहम जो एक शराकतदार के तौर पर जो है वो तस्वुर किया जाता था। जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे थे, अभी ज़ाहिर है जैसे भी पराचा साहब ने कहा कि तफसीलात सामने आएंगी तो पता लगेगा कि उन्होंने किन वजूहात की बिना पे मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। लेकिन जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे थे, बेहतर यही होता कि वो उसके ऊपर फेस करते, क्योंकि अब से कुछ महीनों के बाद यानी तकरीबन अक्टूबर में उनको बन जाना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वो सीनियर मोस्ट जज हैं काजी फायज ईसा साहब के बाद। तो बेहतर यही था कि वो इसको डिफेंड करते अपने आप को, और वो अपनी जो भी पोजीशन थी, जिस तरह की भी चीज़ें आ रही थी, उनको डिफेंड करते, मगर उन्होंने इसको मुनासिब नहीं समझा और इस्तीफा दे के घर बैठना या अलग होना जो है वो उन्होंने मुनासिब समझा। अब इसके बाद एक और भी दिलचस्प बात होगी कि देखना है कि और भी कोई क्या मुस्ताफ़ी होगा, और इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की अब कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 जजेस जो हैं वो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। नए जजेस की अभी अगला जो प्रोसेस है उनको भी वहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की डेवलपमेंट ना होने के बराबर हमने देखी। जैसे सज्जाद अली शाह साहब का ज़रूर हमने देखा, फिर एक और तारीख में मिलते हैं जैसे सज्जाद अली शाह साहब प्योरली जो है वो एक कंट्रोवर्सी के ऊपर गए थे, मगर एक जस्टिस वहीदुर रहमान के नाम से भी एक जज साहब थे, तो उन्होंने भी करप्शन के इल्जामात पे बिल्कुल आसमा, हम इस जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आम फहम ज़मान में ये कहा जा रहा था कि हम ख्याल ग्रुप, इसमें कौन और मजीद हो सकता है? दूसरा ये बताइएगा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अगर रिज़ाइन किया है, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई चल रही थी, उनकी अपनी पोजीशन इससे कमज़ोर नहीं हो गई? और अब एक दफ़ा फिर से हम एक और मोस्ट सीनियर जज का इस्तीफा देख रहे हैं, तो ये अपनी पोजीशन कमज़ोर होती भी नज़र नहीं आ रही है? इसलिए कि उनके पास दिफा नहीं था, और जितने भी शवाहिद थे 10 रेफरेंसेस थे, 10 दरखास्तें थी मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ, और उनके खिलाफ 10 दरखास्तों के ऊपर समाअत होनी थी। बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े मजबूत उनके खिलाफ चार्जेस थे। तो बेहतर यही होता कि वो अपने आप को पेश करते और वो अपना डिफेंस करते, मगर उन्होंने अपना डिफेंस नहीं किया, और यही कहा जा रहा था कि शायद उनकी इस तरह से मामला सही हो जाएंगे, वो मुस्ताफियों के घर चले जाएंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है काजी फायज ईसा साहब ने कि ये मुमकिन नहीं है, हमें इस चीज को कहीं ना कहीं इसको एंड अप करना है। इसका मतलब ये है कि सदर साहब के फौरी तौर पर इस्तीफे को मंजूर करने के बावजूद
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इंक्वायरी करना चाहती है और जितने इल्जामात थे, देखिए ये सेंटिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि काजी फायज ईसा के ऊपर जब इल्जामात लगे थे तो वो उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया था, उनको सामना किया था। उनकी अहलिया सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, उनकी अहलिया वो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होते थे और उन्होंने हर तरह से अपने केस को जो है वो उसका दिफा किया। तब वो जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर आके, यानी सही मानों में सादिक और अमीन अपने आप को उन्होंने उसके लिए उन्होंने जंग लड़ी। तो अब ये जो मामला था इसमें जाहिर है कि अगर कोई इल्जामात हैं और वो उससे उठाए गए हैं तो बेहतर यही था कि वो उसको कन्फ्रंट करते, इसका सामना करते, इसका मुकाबला करते और इसके बाद अपने आप को जो है वो पेश करते। इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे होते हैं। और ये जो कुछ इदारों में हम देखते हैं, इससे पहले अगर आप में भी 15 साल पीछे